अभी हेलो बच्चों, अभी हम लोगों ने पहला चैप्टर कंप्लीट किया जिसका नाम था पावर शेयरिंग। अब मेरे को लगता है पावर शेयरिंग के अंदर आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि हमने बड़ा डिटेल के अंदर उसको किया है। ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है, बेल्जियम में क्या प्रॉब्लम थी, और दूसरा जैसे हम बोल सकते हैं कि श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम थी, बेल्जियम ने कौन से मेजर्स अपनाए, बेल्जियम ने अपने देश की प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया, अकोमोडेटिव मेजर्स लिए। उसके बाद श्रीलंका ने मेजोरिटेरियनिज्म मेजर्स लिए, जिसकी वजह से उन्होंने मेजोरिटी को ऊपर रखा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी। फिर हम इस कंक्लूजन पर आए कि हमारे देश के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है, जिसका एक आज के टाइम पे सबसे बेस्ट जो सॉल्यूशन है वो क्या है। उसका बेस्ट सॉल्यूशन है जी डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के अंदर भी काफ़ी दिक्कत है कि डेमोक्रेसी ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी बेस्ट है, उसके बाद और कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम आ सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए जितना हम लोगों को लग रहा है वो डेमोक्रेसी ही उसका सॉल्यूशन है। अब बात आती है सेकंड चैप्टर के ऊपर। सेकंड चैप्टर मीन्स डेमोक्रेसी हमारे देश के अंदर है। ठीक है, आप इस बात को समझो कि हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी है। अब डेमोक्रेसी के अंदर पावर तो हम एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, मीन्स पावर को एक सिंगल इंसान के हाथ में तो नहीं रख सकते। ठीक है, सिंगल के हाथ में रखेंगे तो वो क्या करेगा, विद टाइम के साथ साथ में वो उसके अंदर एक उसके नेचर के अंदर आर्बिट्रेरीनेस आ जाएगा। ठीक है, जब आर्बिट्रेरीनेस आएगा तो उसकी वजह से लोगों के वेलफेयर के लिए वो काम नहीं करेगा, वो अपने मन माने ढंग से काम करेगा जी। ठीक है, तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि डेमोक्रेसी। चलो हमने बोल दिया कि डेमोक्रेसी तो यूके के अंदर भी हो, और भी जैसे चाइना भी बोलता है हमारे देश में डेमोक्रेसी है, लेकिन कुछ नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि डेमोक्रेसी को बेस्ट कैसे बनाया जाए। तो उसका एक टूल रहता है जी फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म होता क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तुम लोगों को बस इतना याद रखना है कि पहले चैप्टर का नाम पावर शेयरिंग है, दूसरे का नाम क्या है जी फेडरलिज्म। अब हम फेडरलिज्म के ऊपर डिस्कस करते हैं कि फेडरलिज्म होता क्या है। फेडरलिज्म एक गवर्नमेंट का सिस्टम है। गवर्नमेंट का मतलब कि देश को अच्छे ढंग से मैनेज करने का एक सिस्टम है। पहला तुम्हें याद क्या रखना है शब्द, गवर्नमेंट का एक सिस्टम है जी फेडरलिज्म। अब इस फेडरलिज्म के अंदर होता क्या है, फेडरलिज्म के अंदर पावर जो है ना, पावर जैसे कि अब मान लो हमारे देश की पॉपुलेशन 150 करोड़ है। 150 करोड़ में से 90 करोड़ जो लोग हैं वो 18 साल से ऊपर के हैं, मीन्स वोटर हैं वो। अब ये 90 करोड़ लोग जब वोट डालेंगे तो वो किसी ना किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे। अब उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया, मेजोरिटी के साथ में गवर्नमेंट आ गई जिसका नाम है जी एनडीए। इसके अंदर सबसे बड़ी जो पार्टी है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है जी बीजेपी। अब बीजेपी के लीडर का नाम है जी मोदी जी। अब मोदी जी बन गए लीडर इसके, लेकिन क्या सिर्फ मोदी जी के पास पावर है क्या, नहीं। पावर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो यहाँ पे 80-90 लोगों के पास पावर है जी, जो कि मिनिस्टर हैं। और वैसे लेजिस्लेचर जो लॉ बनाएंगे वो 545 545 के पास है। ठीक है, अच्छा। अब ये तो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का काम। क्या हमारे देश के अंदर, जैसे ये हमारा देश है, तो हमारे देश के अंदर क्या सिर्फ दिल्ली के अंदर से ही सारा काम चलता है क्या, नहीं। हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे 28 स्टेट हैं। अब जैसे ये हरियाणा है, तो हरियाणा के अंदर मान लो चंडीगढ़ में भी तो यहाँ पे किसी के पास पावर है ना, तो यहाँ पे हरियाणा के पास में कुछ पावर है। यहाँ पंजाब है तो पंजाब के पास कुछ पावर है, राजस्थान है, राजस्थान के पास कुछ पावर है। इसका मतलब हुआ कि हमारे देश के अंदर एक तो है जी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद है जी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बाद है जी लोकल गवर्नमेंट। लोकल का मतलब जैसे कि आपके गांव के अंदर जैसे सरपंच, या शहर के अंदर मेयर, ये सब लोग होते हैं। ठीक है, तो ये सब लोग होते हैं। तो इसका मतलब फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जहां पर पावर सेंटर के पास भी है, स्टेट के पास भी है, और लोकल गवर्नमेंट के पास भी है। इसका मतलब हुआ कि पावर तो बट गई, मतलब पावर इज डिवाइडेड, मीन्स पावर आर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स लाइक स्टेट्स एंड प्रोविंसेस। बात समझे ना।
तो आप फेडरलिज्म का मतलब समझे। फेडरलिज्म का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट का जहां पर पावर डिवाइड हो रखी है, सेंट्रल अथॉरिटी मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट का मतलब क्या हुआ कि स्टेट्स और प्रोविंसेस और उसके भी आगे, तो हर वो देश बहुत ही अच्छे से स्मूथली फंक्शनिंग करेगा, उस देश में उतनी ही ज्यादा शांति होगी जिस देश के अंदर पावर बिल्कुल आखिरी लेवल तक डिवाइड करी गई हो। आप लोग हमेशा देखोगे कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है और फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, दो ही लेवल पर पावर डिवाइड हो रखी है। लेकिन हमारे देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल गवर्नमेंट, ठीक है जी। तो जितने ज्यादा लेवल के ऊपर पावर डिवाइड होगी उस देश के अंदर उतनी ही ज्यादा पीस रहेगी, शांति रहेगी। बात समझ में आ गया। तो फेडरलिज्म क्या है, एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप अपने देश के अंदर पीस को मेंटेन रख सकते हो। बात समझ में आई जी। अच्छा जी, अब एक चीज बताओ कि फेडरलिज्म के कोई तुम्हें पूछे कि की फीचर्स बताओ, मतलब की फीचर का मतलब क्या है कि फेडरलिज्म की कुछ ऐसी बातें बताओ जो फेडरलिज्म को एक विशेष चीज बनाता है, ठीक है। ऐसी क्या विशेषता है, ऐसा क्या यूनिक फीचर है, ऐसी क्या हटके कोई इसके फेडरलिज्म के अंदर बात है। तो फेडरलिज्म के अंदर आपसे कोई पूछे तो आप ये बोलोगे कि फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर पावर है ना गवर्नमेंट की दो या दो से ज्यादा लेवल पर डिवाइड होती है। जैसे मैंने बताया कि कुछ देशों के अंदर पावर सेंटर एंड स्टेट के पास होती है, कुछ देशों के अंदर सेंटर, स्टेट एंड फिर किसके पास होती है, लोकल गवर्नमेंट के पास होती है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि अब ये पावर डिवाइड का क्या मतलब हुआ, पावर डिवाइड का ये मतलब हुआ कि कोई ऐसी पावर जो स्टेट को दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का दायरा नहीं है। दायरा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आती वो चीज कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज का इस्तेमाल, सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर स्टेट की पावर के अंदर दखलंदाजी दे सके या इंटरफेयर कर सके। बात समझ में आ गई। तो पहला फीचर क्या है, टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा, ईच लेवल हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब दायरा, उनका काम करने का एक दायरा है, ठीक है। इन मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीन शब्द याद रखने हैं। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, सबके अपने अपने लॉ बनाने का एक दायरा है कि आप किस किस चीज पे लॉ बना सकते हो, आप कौन कौन सा टैक्स कलेक्ट कर सकते हो और आप कहाँ कहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हो, मीन संभाल सकते हो, आपके पास में क्या क्या पावर है। बात समझ में आ गया। अच्छा जी, जैसे ट्रैफिक पुलिस है तो ट्रैफिक पुलिस एक या तो स्टेट का होगा, ठीक है। अब मान लो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डिसीजन लेने की पावर जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट के पास नहीं है, ठीक है। अब स्टेट चाहकर भी उसमें कुछ नहीं कर सकती। अब जैसे जीएसटी है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारी अलग अलग पावर्स हैं जी, ठीक है। अच्छा, दो चीज समझे। तीसरा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द पावर एंड फंक्शन ऑफ ईच लेवल। यही बात मैंने पिछले पॉइंट में बताई कि कॉन्स्टिट्यूशन है वो जिसने पावर और फंक्शन जो है सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के डिफाइन कर रखे हैं। तीन बात समझ में आई। अच्छा, फोर्थ बात क्या है फेडरलिज्म के अंदर, द कोर्ट्स स्पेशली सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि इस काम को मैं करूंगा, स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि इस काम को मैं करूंगा। अब इन दोनों के बीच में हो गई जी लड़ाई। अब उस लड़ाई को सोल्व कौन करेगा, तो उसको सोल्व करेगा जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बात समझ में आ गई। स्पेशली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी कर सकता है, लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है। चार बात समझ में आई। पांचवी बात है जी, जो फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय वन लेवल अलोन। एग्जाम्पल, बोथ सेंटर एंड स्टेट मस्ट एग्री फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू फेडरल स्ट्रक्चर। अब जैसे मैंने बोला फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर इज कॉल्ड फेडरलिज्म, ठीक है जी। अब मान लो कि फेडरलिज्म की या डिवीजन ऑफ पावर को चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई बोल ले जैसे कि
फॉर एग्जाम्पल जैसे 97 ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले सकता है। अच्छा जी, 50+ ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन ले सकता है। अब मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल ले कि भाई हम ना स्टेट तुमसे एक ऐसा मुद्दा हम हमारी तरफ कर रहे हैं कि हमारे पास हम 98 मुद्दे या 98 इश्यूज के ऊपर हम अभी डिसीजन लेंगे और आपके पास हो जाएंगे 49। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट मींस पार्लियामेंट अकेला इस चीज के ऊपर डिसीजन नहीं ले सकता, इसके ऊपर डिसीजन दोनों मिलके लेंगे। बात समझ में आ गया? मींस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस टाइप का बदलाव करने के लिए आपको सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एग्री होंगे तभी कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा सकता है, अगर आपको फेडरल स्ट्रक्चर को बदलना है। 5 बात समझ में आई जी। उसके बाद छठी जो बात है, अब देखो, अब सेंट्रल गवर्नमेंट है जैसे यूनियन गवर्नमेंट या जैसे पार्लियामेंट या जो सेंटर के अंदर बैठा है, दिल्ली में जो बैठे हैं, अब मोदी जी अब सोर्स ऑफ रिवेन्यू मतलब पैसा कमाने का जो जरिया है, हर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपना अपना पैसा कमाने का जरिया होता है, तो वो सब बातें जो है ना उनको क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसके ऊपर रिवेन्यू कलेक्ट करेगा, मीन्स पैसा कमाएगा, स्टेट गवर्नमेंट किसके ऊपर पैसा कमाएगा। ठीक है, इसी चीज को बोला जाता है फाइनेंशियल ऑटोनोमी, मीन्स पैसे से रिलेटेड आजादी। ऑटोनोमी मीन्स आजादी। बात समझ गए? तो ये 6 चीजें आपको फेडरलिज्म के फीचर्स में लिखनी है। बात समझ में आ गई जी? और इसको आप बड़ा ध्यान से देखना, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है 100%। ठीक है, और आपको वैसे भी चीजों का पता होना चाहिए क्योंकि ये जो जितने भी नोट्स या स्लाइड्स जो मैं बता रहा हूँ ये यूपीएससी के लिए भी है। ठीक है, ताकि आपको एनसीईआरटी खोल के भी ना देखनी पड़े, हर एक चीज को बड़ा अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है। अब देखो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फेडरलिज्म क्या क्या है। अब देखो कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये एक देश है, यहाँ पे इसके अंदर मान लीजिए जी 9 स्टेट है, ये एक कंप्लीट देश है, इसके अंदर 9 स्टेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, एक अपना देश है जी, इसके अंदर 28 स्टेट है टोटल। अब इसके अंदर जो 28 स्टेट है, ये स्टेट क्या हमेशा से एक साथ में थे? और क्या ये 9 स्टेट आज तो एक साथ में, क्या ये हमेशा से एक साथ में थे? नहीं थे। इसका मतलब इनका कुछ ना कुछ तो हिस्ट्री रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। तो इनकी जो हिस्ट्री रही, इस हिस्ट्री के अंदर ये पहले कभी एक देश होगा, ये 2 नंबर वाला भी अपने आप में देश होगा, ये अपने आप में कभी देश होगा। तो क्या ये और ये 9 के 9 जितने भी जो स्टेट है, क्या ये अपने आप साथ में आए थे कि चलो हम साथ में मिलके अपना एक देश बनाते हैं? क्या इनको फोर्सफुली एक साथ में लाया गया था? तो इसी के बेस पर हम ये देखते हैं कि फेडरलिज्म कितने टाइप का होता है। तो एक फेडरलिज्म होता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। कमिंग टुगेदर मतलब साथ में आना, मतलब 9 अलग अलग लोग हैं और वो एक साथ में आ रहे हैं कि चलो हम लोग एक साथ में रहते हैं। मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट्स, मतलब ये 1 नंबर वाला कभी ना कभी तो इंडिपेंडेंट रहा होगा, इसने 2 3 4 5 6 7 8 9 के साथ में बात करी और ये एक साथ में आ गए और इन्होंने अपना एक देश बना लिया। 2 नंबर वाले ने अपने इन सभी के साथ में बात करी और ये एक साथ में आ गए। क्यों आ गए वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है जी। अब ये पहले 9 अलग अलग देश थे, ये एक साथ में आके इन्होंने अपनी एक बड़ी यूनिट बना ली, पहला पॉइंट। अब इन्होंने बड़ी यूनिट बना क्यों ली, इसका क्या एम था? इसका एम ये था कि ताकि इनकी सिक्योरिटी बढ़ जाए, क्योंकि ये 1 नंबर वाला डरता होगा, ये साइड में यहाँ भी तो कोई देश होगा ना, उससे डरता होगा, तो इसने सोचा कि भाई मैं इन सब के साथ में आ जाऊं, समझे? तो पहला क्या कारण होगा, सिक्योरिटी को बढ़ाना। लेकिन सिक्योरिटी तो बढ़ी, लेकिन इसकी जो इंडिपेंडेंस है ना वो वैसी की वैसी रही। अब ये 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है, ये 1 नंबर को ऐसे नहीं बोल सकते कि इसके इंटरनल मैटर के अंदर दखलंदाजी नहीं दे सकते या इंटरफेयर नहीं कर सकते।
जब कमिंग टुगेदर फेडरेशन हो ना, जब कमिंग टुगेदर हो, तो ये बोलते हैं कि हम सिक्योरिटी मींस मिलिट्री से रिलेटेड तो एक साथ में है, लेकिन बाकी जो मेरे काम है वो मैं अपने साथ करूंगा। जैसे कि आप लोगों ने हमेशा अमेरिका सुना होगा या यूएसए सुना होगा, लेकिन आपने कभी जैसे इनके जैसे वाशिंगटन या फिर और जैसे न्यूयॉर्क है, इनके क्या मुद्दे हैं ये नहीं सुने होंगे आपने। क्यों? क्योंकि इनके मुद्दे के बीच में इनके जो इश्यूज है, जैसे न्यूयॉर्क का कोई इश्यू है तो उसके अंदर वॉशिंगटन डीसी या सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी दखलंदाजी नहीं दे सकती। तो कोई आपसे ये पूछ सकता है कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन के 3 एग्जाम्पल बताओ, तो आप बताओगे ऐसे देश हैं यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। बात समझ में आ गई? अब यहां पर क्या होता है, इसके अंदर ये 9 के 9 जितने भी यूनिट है ना, इन 9 के 9 यूनिट के पास बराबर पावर रहेगी। बात समझ में आया? जैसे अपने देश के अंदर जैसे मिजोरम या जम्मू कश्मीर के पास तो ज्यादा पावर है, कोई ऐसा स्टेट है जिसके पास कम पावर है, पौंडीचेरी के पास अलग पावर है, तो हमारे देश के अंदर अलग सिस्टम है, वो हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। कमिंग टुगेदर जो फेडरेशन रहता है वो इंडिपेंडेंट रहते हैं लेकिन एक साथ में आ जाते हैं ताकि उनकी सिक्योरिटी बढ़ जाए, उनको कोई और परेशान ना कर सके, लेकिन इंटरनल पावर उनकी सभी की बराबर रहती है। अच्छा, अब आप कोई आपसे एग्जांपल पूछे तो आप यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया बता देना जी। एक होता है जी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। क्या होता है? होल्डिंग टुगेदर। तो आपने पढ़ा, एक होता है कमिंग टुगेदर, एक होता है होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में क्या रहता है जी, यहां पर एक लार्ज कंट्री होता है, जैसे भारत है। भारत अपने एडमिनिस्ट्रेशन को और अच्छा करने के लिए क्या करेगा, ताकि सभी लोगों के पास पावर एक तो बराबर बटे, दूसरा सभी लोगों तक गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट सभी लोगों को अच्छे से मैनेज कर पाए। तो एक बड़ा देश पावर को डिवाइड कर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में। यहां पर हर एक स्टेट के पास उस स्टेट की लोकेशन के हिसाब से अलग अलग पावर होगा। हमारे देश के अंदर जैसे कि यहां जहां पे पानी लगता है मींस कोस्टल एरिया है, इन स्टेट्स के पास जैसे कर्नाटका, मुंबई सॉरी महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल, गोवा और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये जो स्टेट हैं इनके पास अलग पावर होगी। हरियाणा के पास अलग पावर है, जम्मू कश्मीर के पास अलग पावर है, ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है इनके पास अलग पावर है। क्यों? क्योंकि इनकी लोकेशन के हिसाब से हमारे देश के अंदर इनको स्पेशल स्टेटस का दर्जा भी दिया जाता है। बात समझ में आ गई जी? यहां तक क्लियर हुआ सभी को? अच्छा, इसके कोई एग्जाम्पल पूछे तो आप बताओगे इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। ये बेल्जियम का तो आपने पहले चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल पढ़ा भी था। तो ISB आप ऐसे करके याद रखना, इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, ये दोनों कंट्री यूरोप के अंदर हैं। अगर आपको कोई पूछे कमिंग टुगेदर तो आप क्या बताओगे? यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और आपसे अगर कोई पूछे होल्डिंग टुगेदर, इनको हम होल्ड करते हैं। कमिंग टुगेदर के अंदर कोई भी स्टेट अगर उस देश से हटना चाहे तो हट सकता है, लेकिन होल्डिंग टुगेदर के अंदर वो हट नहीं सकता। बात समझ में आ गया? मतलब डीकंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। समझ गए बात को ना? मतलब टूट नहीं सकता। कहां पे? होल्डिंग में। कमिंग टुगेदर में अगर जैसे न्यूयॉर्क अमेरिका से अलग होना चाहे तो वो हो सकता है, क्योंकि वो फेडरेशन है। हम क्या हैं? हम यूनियन है जी। बात समझ में आ गया? अब देखो फेडरलिज्म इन द इंडियन कंटेक्स्ट। अब हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। मतलब इंडिया एक फेडरेशन नहीं है। इंडिया के अंदर फेडरलिज्म तो है, लेकिन इंडिया क्या नहीं है? फेडरेशन नहीं है। समझे बात को? इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट ए फेडरेशन क्रिएटेड बाय द एग्रीमेंट ऑफ स्टेट। मतलब हमारे जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये पहले अलग अलग से इन्होंने ये नहीं बोला कि चलो हम साथ में आके एक देश बनाते, नहीं। ये पहले हमारे देश के अंदर सभी को पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन सभी को इकट्ठा किया और फिर इनको कुछ कुछ पावर दे दी। हमारा देश कुछ, अब हरियाणा कल को बोले कि मुझे भारत से अलग होना है तो नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई ना? अच्छा, अब मेरे को ये, अगर कोई आपसे पूछे कि इंडियन फेडरलिज्म जो है ना
उसके मुझे कुछ विशेष बातें बताओ। तो आप पहली बात तो बताओगे कि इंडिया के अंदर 3 टायर गवर्नमेंट है। कितनी टायर? 3 टायर गवर्नमेंट। 3 टायर गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है कि एक तो यूनियन गवर्नमेंट होगी जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट होगी, तीसरा लोकल गवर्नमेंट होगी। पहले हमारे देश के अंदर लोकल गवर्नमेंट नहीं थी। 1991 के अंदर कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हुए, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, जो हम बाद में देखेंगे। तो ये दोनों अमेंडमेंट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनको बाद में जोड़ा गया। बात समझ में आ गई? तो पहला फीचर समझे, 3 टायर गवर्नमेंट है। अच्छा जी, अब दूसरा क्या है यहाँ पे देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड्स फॉर द डिवीजन ऑफ पावर। हमारे इंडियन फेडरलिज्म के अंदर क्या हो रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को डिवाइड कर रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट के बीच में जी। ये कंकरंट बोलते हैं। लोकल के पास में कुछ कुछ पावर है, वो हम बाद में देखेंगे। कंकरंट का मतलब क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को 97 ऐसे मुद्दे दे रखे हैं जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है। जैसे कि डिफेंस से रिलेटेड, जैसे आर्मी नेवी एयर फोर्स से रिलेटेड डिसीजन कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। अच्छा जी, फॉरेन अफेयर्स मीन्स हमारे देश के क्या क्या रिलेशन होंगे, कैसे कैसे हमें इंडिया के रिलेशन अमेरिका के साथ कैसे होंगे, पाकिस्तान के साथ कैसे होंगे, चाइना के साथ कैसे होंगे, इस चीज़ को हरियाणा पंजाब की गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी। कौन करेगा जी? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। बात समझ में आ गई? अच्छा, या बैंक से रिलेटेड, बैंकिंग जो है भाई कितना क्या इंटरेस्ट मिलेगा और ये सारी चीज़ें कौन करेगा? यूनियन गवर्नमेंट करेगा। यूनियन लिस्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट के पास कितनी पावर है जी? 97 पावर है, 97। स्टेट लिस्ट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट के पास है जी 66 पावर्स, 66 सब्जेक्ट। जैसे कि पुलिस, कहीं पर भी तुम्हें पुलिस के जो बैज होता है ना कंधे के ऊपर, वहां पे इंडियन पुलिस नहीं लिखा होगा, वहां पे क्या लिखा होगा? हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, ठीक है, महाराष्ट्र पुलिस, ऐसे करके आप लोगों को ये लिखा हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि पुलिस से रिलेटेड जो भी फैसले लिए जाएंगे वो स्टेट गवर्नमेंट लेगी, लेकिन इंडियन यहाँ पे हरियाणा आर्मी कभी नहीं लिखा होगा उसके कंधे पे। क्या लिखा होगा? इंडियन आर्मी। क्यों इसलिए लिखा होगा? क्योंकि डिफेंस जो है ना वो यूनियन गवर्नमेंट के पास में ये इसका सब्जेक्ट आता है। ट्रेड से रिलेटेड स्टेट लिस्ट में, एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टेट लिस्ट के अंदर। बात समझ में आ गई? अब कंकरंट का मतलब ऐसा होता है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके डिसीजन लेंगे। जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड डिसीजन सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके लेंगे। फॉरेस्ट से रिलेटेड सेंटर स्टेट दोनों लेंगे। मैरिज से रिलेटेड सेंटर स्टेट दोनों डिसीजन लेंगे जी। बात समझ में आ गई? लेकिन फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, अब मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि भी 10th क्लास है ना वो बोर्ड की क्लास रहेगी, उसके सीबीएसई या फिर हरियाणा बोर्ड या अलग अलग, मतलब यहाँ पे इसका ये सिलेबस होगा। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है 10th क्लास के अंदर पॉलिटी की बुक के अंदर 5 चैप्टर होंगे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट बोलती है नहीं 10th क्लास की पॉलिटी के अंदर 8 चैप्टर होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? दोनों के बीच में क्या हो गया जी? कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है। जब कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो किसकी बात मानी जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानी जाएगी। बात समझ में आ गई? यहाँ पे लिख रखा है इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कंकरेंट लिस्ट द यूनियन गवर्नमेंट लॉज प्रीवेल्स। बात समझ में आ गई? प्रीवेल मीन्स किसकी बात मानी जाएगी? यूनियन गवर्नमेंट की। तो आप लोगों से एमसीक्यू में मीन्स जहां पे ऐसा क्वेश्चन, जहां पे क्वेश्चन देके फिर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, वहां पे आपसे ये बात पूछी जा सकती है कि यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है, कंकरेंट लिस्ट में कितने। तो आपको ये याद रखना है 97, 66, 47। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फॉरेस्ट कौन से लिस्ट के अंदर आता है, फॉरेस्ट जो सब्जेक्ट है वो कौन से लिस्ट के अंदर आता है। तो आप लोगों को ये बात बतानी है कि फॉरेस्ट कंकरेंट में आता है, पुलिस स्टेट में आता है, डिफेंस, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग यूनियन में आता है, एग्रीकल्चर स्टेट में आता है, फॉरेस्ट, मैरिज, एजुकेशन कंकरेंट में आता है। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है
टू द पॉइंट सब चीजें बता रहा हूं, आपको बुक खोलने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ इन स्लाइड्स को पढ़ लो। अगली स्लाइड है कि हाउ इज इन फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। फेडरलिज्म आप समझ चुके हो। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि फेडरलिज्म इंडिया के अंदर कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। तो एक रहता है जी लिंग्विस्टिक स्टेट, मीन्स स्टेट्स वर रीऑर्गेनाइज्ड बेस्ड ऑन लैंग्वेज आफ्टर इंडिपेंडेंस। जैसे हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम 14 स्टेट्स थे, लेकिन आज तो 28 है। तो बहुत सारे स्टेट्स ने मांग करी होगी, डिमांड करी होगी कि हमारे स्टेट्स को 2 टुकड़ों में तोड़ दो, हमारा स्टेट अलग होना चाहिए। जैसे कि पहले आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश से आप लोगों को 2014 में याद होगा, 2014 में आपको याद होगा कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग स्टेट बना। लेकिन आंध्र प्रदेश से पहले भी मद्रास जैसे था, तो मद्रास से ये फिर आंध्र प्रदेश बना। तो ये जो भी स्टेट है, कुछ स्टेट लैंग्वेज के बेस पर बने। कुछ स्टेट ने बोला कि भाई हमारी तो लैंग्वेज अलग है, तो हमारा स्टेट अलग होना चाहिए। तो पंजाब जैसे हरियाणा से अलग बना, लेकिन वो लैंग्वेज भी उसके अंदर इश्यू था, ठीक है। अब देखो बात समझ में आ गई। तो लिंग्विस्टिक स्टेट कैसे बने कि कुछ स्टेट्स ने बोला कि हमारी लैंग्वेज अलग है, हमें अलग से स्टेट का दर्जा दिया जाए। जैसे ही हमने एक स्टेट से 2 स्टेट बनाए, इसके 2 टुकड़े कर दिए, तो इस चीज से नेशनल यूनिटी बढ़ी। पहली चीज तो क्योंकि इनको लगा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो तुम्हारी डिमांड मान ली, अब तुम सारा काम भारत के लिए करो, और उनकी जितनी भी डिमांड होगी, मतलब आप जिसको जितनी ज्यादा फ्रीडम दोगे तो आप उतना ही ज्यादा अपनी मतलब हर चीज उसी के ऊपर आप सरेंडर कर दोगे। तो पहला क्या होता है कि लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने से नेशनल यूनिटी बढ़ी। दूसरी चीज क्या हुआ कि इससे उस स्टेट को संभालने में कन्वीनियंस, सुविधा बढ़ी। जैसे कि मान लो एक तो मैं आप लोगों को दे दूं कि आपको 100 बच्चों को संभालना है भाई, एक मैं इस 100 बच्चों को 25-25 के ग्रुप में डिवाइड कर दूं और इन 25 का एक लीडर बना दिया, इसका अलग इसका अलग, तो आप और अच्छे तरीके से इन 25 को संभाल सकते हो। और एक इन 100 बच्चों को संभाल रहा है तो आपको दिक्कत होगी ना। तो 2 स्टेट बनने से क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस आया। कन्वीनियंस का मतलब सुविधा, तो प्रशासनिक सुविधा मींस एडमिनिस्ट्रेट, उनको संभालने में, उनका मैनेजमेंट करने में आसानी हुई। तो कोई आपसे ये पूछ सकता है कि लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने से 2 फायदे बताओ, तो आप बताओगे नेशनल यूनिटी, दूसरा आप बताओगे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। अच्छा जी, अब लैंग्वेज पॉलिसी क्या है हमारे देश की। अब देखो कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज बननी चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि पंजाबी नेशनल लैंग्वेज बननी चाहिए, कुछ बोलते हैं उर्दू बननी चाहिए, कुछ बोलते हैं तमिल, तेलुगु, ये सब उड़िया, ये लैंग्वेज बननी चाहिए। तो इस वजह से ताकि किसी भी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज के लोग अपने आप को सुपीरियर मीन्स दूसरों से ज्यादा बड़ा ना समझे, इसलिए हमारे देश ने ऐसा डिसीजन लिया कि हमारे देश में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। कोई आपसे पूछे कि नेशनल लैंग्वेज क्या है, तो बहुत सारे लोग तो बोलेंगे हिंदी, लेकिन हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हमारे देश की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, ये सब क्या है जी, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो हिंदी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। बट 22 लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल। हिंदी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जैसे कि एक तो होता है आर्टिकल, एक होता है शेड्यूल, ठीक है। जैसे कि एक बुक है, एक बुक के अंदर, जैसे आपकी बुक है, इसके अंदर 20, 30, 50 पेज है जी। तो पहली पेज के ऊपर तो ऐसे ग्रुप बना देते हैं ना, सेक्शन। आपकी बुक के अंदर एक सेक्शन बना देते हैं, सेक्शन 1। सेक्शन 1 में आगे जी पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर। तो ये जो सेक्शन है ना, सेक्शन को आप समझो पार्ट, और ये जो चैप्टर है इसको आप समझो जी आर्टिकल। लेकिन आपके बुक के लास्ट पेज के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई होती है जो किसी चैप्टर में इंक्लूड नहीं होती। तो ये जो लास्ट पेज के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई होती है, इसको आप समझो शेड्यूल, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल के अंदर 22 भाषाओं को जोड़ा गया है
कि हमारे देश में ये भाषाएं हो सकती हैं। तो आपका जैसे यूपीएससी का कोई भी एग्जाम होता है तो वहाँ पर क्या होता है 22 भाषाओं में भी पेपर आ सकता है। वो आप डिसाइड करोगे कि मीन्स आपके 22 भाषाओं में ऑप्शनल पेपर होता है, वो थोड़ा डीप हो जाएगा, छोड़ दो उस चीज़ को। तो हमारे देश में नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। 22 भाषाओं को हमारे देश के अंदर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करता है। कहाँ पे करता है? 8th शेड्यूल में। अच्छा, स्टेट्स कैन हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। जैसे हमारे देश के अंदर 28 स्टेट है, तो जो स्टेट है ना वो अपने खुद की एक ऑफिशियल लैंग्वेज बोल सकता है कि भाई हमारे स्टेट की ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। मीन्स तमिलनाडु जैसे स्टेट है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु स्टेट के अंदर जो उनके सरकारी काम होंगे, जो गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर डॉक्यूमेंट इधर से उधर जाते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर इंग्लिश भी होगा और तमिल लैंग्वेज में भी लिखा होगा, या सिर्फ तमिल में भी लिखा जा सकता है। तो लैंग्वेज पॉलिसी समझ गए। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट लैंग्वेज पॉलिसी, या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लैंग्वेज पॉलिसी। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, तो आपको ये 3 पॉइंट उसके अंदर लिखने हैं जी। अब देखो, एक शब्द होता है सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि फेडरलिज्म है, चैप्टर का नाम ही फेडरलिज्म है, तो इसको तो होना जरूरी है। तो फेडरलिज्म बेस्ट कब होगा? कभी भी फेडरलिज्म आपको बढ़िया ढंग से चलाना है कि हम बोलते हैं ना कि उस देश के अंदर फेडरलिज्म बहुत बढ़िया है भाई, मतलब उस देश के अंदर पावर बहुत अच्छे से इंटेलिजेंट तरीके से, बहुत समझदारी से पावर को डिवाइड कर रखा है। तो उसकी वजह से सेंटर एंड स्टेट के अंदर कभी भी लड़ाई झगड़ा ना हो, इसीलिए फेडरलिज्म मीन्स पावर को बहुत ही इंटेलिजेंट और समझदारी के साथ में बांटना बहुत जरूरी है। तो सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये समझना है कि पहले सेंटर स्टेट रिलेशन क्या होता है। देखो, ओवर टाइम के साथ साथ देयर हैज बीन ए शिफ्ट फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड टू डिसेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म। मतलब पहले क्या होता था कि मान लो ये पूरा देश है, इसके अंदर मान लीजिए 6 स्टेट हैं, यहाँ पर उस स्टेट की इस पूरे देश की कैपिटल यहाँ है। अब यहाँ जब कैपिटल है तो सारी जो पावर है ना, मतलब इस पूरे देश के अंदर मान लो 100 पावर है जी, 100 ऐसे सब्जेक्ट हैं, 100 ऐसे इश्यू हैं। तो पहले क्या रहता था कि 90 सब्जेक्ट के ऊपर डिसीजन कौन लेता था? सेंटर लेता था। 10 ऐसे मुद्दे या इश्यू या सब्जेक्ट थे जिसके ऊपर स्टेट डिसीजन ले सकता था। लेकिन टाइम के साथ साथ में क्या हुआ है, अभी 100 में से 60 के ऊपर डिसीजन लेता है जी सेंटर, और 40 के ऊपर डिसीजन लेता है जी स्टेट। तो इससे क्या हुआ, ज्यादा पावर, अभी थोड़ी थोड़ी पावर किसकी तरफ आ गई? स्टेट की तरफ आ गई। मतलब पहले क्या था? सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, सेंटर के पास ज्यादा पावर थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे लोग समझदार हुए, लोगों ने प्रोटेस्ट किए, स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी बातें रखी, सेंटर भी समझदार था, उन्होंने भी पावर को डिवाइड करना जरूरी समझा। तो आप लोगों को क्या बताना है कि टाइम के साथ साथ में सेंट्रलाइज्ड से डिसेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म आया, पहला पॉइंट। दूसरा आपको क्या बताना है कि कोलिशन गवर्नमेंट्स एंड राइज ऑफ रीजनल पार्टीज स्ट्रेंथन्ड फेडरलिज्म। अब पहले क्या है कि जैसे 1950 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर इलेक्शन हुए, तो आप देखोगे कि 30-35 साल तक तो पूरे देश के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। लेकिन उसके बाद से अब आप जब भी देखोगे तो किसी एक सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट नहीं रहती है। जैसे कि अभी 2014 से 2024 तक तो सिंपल बीजेपी की गवर्नमेंट थी, लेकिन अभी 2024 से 2029 तक किसकी गवर्नमेंट है? कोलिशन गवर्नमेंट है। जैसे चंद्रबाबू नायडू और ये नीतीश कुमार जेडीयू के साथ में इन्होंने गठबंधन मीन्स कोलिशन गवर्नमेंट बना रखी है। ये क्यों बना रखी है? क्योंकि रीजनल जो पार्टीज है ना, मतलब जो स्टेट की पार्टीज हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनका राइज हुआ। जब उनका राइज हुआ स्टेट पार्टीज का मीन्स रीजनल पार्टीज का, तो उसकी वजह से सेंट्रल लेवल पे जो पार्टी है ना, नेशनल लेवल पे जो पार्टी है, उन पार्टीज को जो स्टेट या रीजनल पार्टीज है उनकी भी अहमियत, उनकी भी इंपॉर्टेंस समझनी पड़ी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल पार्टीज को भी वैल्यू देना उन्होंने शुरू किया।
तो कोएलिशन गवर्नमेंट और रीजनल पार्टीज के राइज की वजह से फेडरलिज्म जो है वो मजबूत हुआ। बात समझे? 2 पॉइंट आपको समझ आया? अच्छा, उसके बाद में आपको ये चीज देखनी है कि 1991 तक 1991 मीन्स 1947 से 1991 तक तो हमारे देश के अंदर 2 टायर सिस्टम था। मीन्स फेडरलिज्म कैसा था? 2 टायर था, सेंटर एंड स्टेट। लेकिन हमारे देश के जो लीडर्स थे उन्होंने इस बात को नोट किया कि भाई जब जैसे कि मान लो यूपी है, यूपी के अंदर लगभग 25 करोड़ लोग रह रहे हैं, अब स्टेट गवर्नमेंट बन गई, क्या उस स्टेट का जो सीएम है वो सीएम क्या अकेला इन 25 करोड़ लोगों को संभाल सकता है? नहीं संभाल सकता। तो धीरे धीरे लीडर्स ने, पार्लियामेंट ने इस चीज को रियलाइज किया कि भाई हमें सीएम के बाद में मीन्स स्टेट गवर्नमेंट के बाद में आगे भी पावर को डिवाइड करना चाहिए। मीन्स मान लो ये इंडिया है, इस इंडिया के अंदर ये यूपी है, तो पहले यहाँ पे सीएम बैठता था, लेकिन अभी क्या हो गया, इसके अंदर भी पावर डिवाइड कर दी काफी। गांव के अंदर मतलब गांव के अंदर सरपंच बनाने शुरू कर दिए जी, ठीक है। शहर के अंदर इन्होंने मेयर बनाने शुरू कर दिए, मेयर और सरपंच को भी पावर मिली। तो इसी चीज को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो अभी क्या रहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। बात समझ में आ गई? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट जी। तो इंडिया टूक ए मेजर स्टेप इन 1992 बाय कॉन्स्टिट्यूशनलाइजिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और ये चीज हम कैसे लेके आए? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो डालनी पड़ेगी ये बात हमें, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाले हम डिसेंट्रलाइज कैसे कर सकते हैं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को? हम तो ऐसे तो कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते। पहले सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो 73rd अमेंडमेंट जब हमारे मीन्स हमने 73वीं बार 73rd टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को बदला, और इस बदलने के साथ में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस्टेब्लिश किया जी पंचायती राज। कहाँ पे? रूरल एरियाज के अंदर। और पंचायती राज आया तो उस पंचायती राज के अंदर हमने एक आइडिया डाला जिसका नाम था ग्राम सभा। इस ग्राम सभा के अंदर कौन लोग होंगे? जितने भी अडल्ट लोग हैं, अडल्ट मीन्स 18+ जो लोग हैं वो ग्राम सभा के अंदर आएंगे जी। बात समझ में आ गई? तो अभी ये जो पंचायती राज आपसे कोई पूछ सकता है पंचायती राज कैसे आया? 1992 के अंदर आया। कैसे आया? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया। इस पंचायती राज के अंदर हमने आगे फिर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ग्राम पंचायत गांव के अंदर, पंचायत समिति ब्लॉक के लेवल पर, मतलब इसके अंदर कुछ गांव का ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ विलेज इज कॉल्ड ब्लॉक, एंड जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट, उस पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी गांव हैं। और यहाँ पर सीट्स को रिजर्व कर दिया उन लोगों के लिए जो SC ST और वुमेन थे, क्योंकि ये लोग तो पिछड़े हुए थे। तो कहीं ऐसा ना हो कि गांव के जो बाहुबली लोग हैं वो कहीं इन पिछड़े हुए लोगों को आगे ना आने दें, उस वजह से SC शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वुमेन को अलग से पावर दे दी। अच्छा, और ये भी बोला कि जो सरपंच होगा या मेयर होगा, ब्लॉक मेंबर होगा या जो भी जिला परिषद का जो मेंबर होगा, उनके इलेक्शन हर 5 साल के बाद में होंगे। तो आप लोगों को ये 5 पॉइंट बताने हैं। तो 73rd किसके लिए था जी? पंचायती राज रूरल लेवल पे। अच्छा, 74th अमेंडमेंट भी 1992 के अंदर हुआ, ये शहरों के लिए था, मींस अर्बन एरियाज के लिए था। यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी को सेटअप किया और यहाँ पर भी पावर को 3 लेवल पर डिवाइड किया गया। एक बनाया जी नगर पंचायत, जहाँ पे ट्रांजिशनल एरिया जो थे। दूसरा बनाया म्यूनिसिपल काउंसिल, जहाँ पे जो छोटे शहर हैं। और उसके बाद में बनाया जी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो बड़े सिटीज हैं। समझ गए बात को? तो शहर गांव के अंदर भी 3 पार्ट में डिवाइड किया और शहरों में भी 3 पार्ट में डिवाइड किया। अब आपको देखना है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, इस चीज से क्या फायदा हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन से फायदा क्या हुआ। तो पहला तो जो डेमोक्रेसी है ना हमारे देश की, वो बिल्कुल गांव के आदमी तक भी चली गई, गांव के इंसान तक भी चली गई वो। तो इट ब्रिंग्स डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल। बात समझे?
अच्छा, दूसरा, इट हेल्प्स इन बेटर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। अभी मान लीजिए कि गांव के किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो जाके किसको बता सकता है? कॉमन मैन जो है वो किसको जाके बताएगा? सरपंच को बता सकता है। सरपंच के फिर आगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर लिंक होंगे, और सरपंच के पास भी कुछ पावर है और वहां से भी उसका काम करवा सकता है। लेकिन ये जो कॉमन मैन है, इस कॉमन मैन को पहले 1991-92 से पहले जो दिक्कत आती थी, तो इसके पास तो कोई रास्ता ही नहीं होता था, कोई तरीका ही नहीं होता था कि ये जाके उसको बता पाए। बात समझे? तो दो तरीके हुए, पहले दो फायदे हुए। पहला तो डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल तक चली गई, दूसरा ये बेटर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। इस चीज से क्या हुआ कि गांव के इंसान को भी एक भरोसा आया कि भाई तुम भी तो पार्टिसिपेट कर सकते हो डिसीजन मेकिंग में, और तुम भी तो अकाउंटेबिलिटी को डिसाइड कर सकते हो, तुम भी तो मतलब गांव के सरपंच को, अब जैसे कि मान लो कि आपने पीएम या सीएम को या एमपी या एमएलए को आप इलेक्ट करते हो, तो आपको अपने वोट की जो वैल्यू है ना वो बहुत कम लगती है कि क्या फर्क पड़ता है मैं वोट डालूं या ना डालूं। लेकिन गांव के अंदर जब, विलेज के अंदर जब इलेक्शन होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं भी डिसाइड कर सकता हूँ गांव का सरपंच कौन होगा। वो भी उस चीज के अंदर खुद को पार्टिसिपेटरी महसूस करता है, उसको भी लगता है कि मैं पार्टिसिपेट करूंगा तो गांव के डिसीजन या गांव की पॉलिटिक्स को मैं भी चेंज कर सकता हूं। इसको आप बोल सकते हो इट इनकरेज लोकल पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। बात समझ में आई? तो 3 इसके अंदर पॉइंट है जी। अब हमने जितना भी ये चैप्टर पढ़ा, इसके अंदर कुछ कुछ ऐसे शब्द आए हैं, उन शब्दों को अगर आपने अपने दिमाग में बिठा लिया और उन शब्दों को आपने पेपर के अंदर इस्तेमाल किया, पेपर के अंदर जब आंसर लिखते टाइम, तो आपका आंसर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव होगा जी। तो पहला शब्द आपने फेडरलिज्म समझा, जहां पे एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जहां पे पावर को डिवाइड किया जाता है। यूनियन लिस्ट 97 सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर 60+ सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर 47 सब्जेक्ट हैं, या इसके अंदर 58 या कुछ ऐसे करके हैं। लिंग्विस्टिक स्टेट क्या होता है, लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, पंचायती राज आपने पढ़ा, म्यूनिसिपैलिटी क्या होता है, ये 73rd, ये 74th, डिसेंट्रलाइजेशन पावर को डिवाइड करना, ग्राम सभा गांव के जितने भी लोग हैं उन सभी को बोलते हैं। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, जब पॉलिटिकल पार्टी एक साथ में मिलके इलेक्शन लड़े, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं भाई, ठीक है। अब आप पूछोगे ना क्वेश्चन क्या क्या आएंगे, तो इसके ऊपर आ जाता है व्हाट इज फेडरलिज्म 3 नंबर का, व्हाट इज यूनियन लिस्ट 3 नंबर का, व्हाट इज स्टेट लिस्ट 3 नंबर का। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे ने इन सारी चीजों को समझ लिया तो पेपर के अंदर उसके 100% मार्क्स की मैं गारंटी लेता हूं, उसका कहीं कुछ बाहर नहीं आएगा। बात समझ में आ गई जी। अब देखो, पहला तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। अब आप देख लो, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन 5 नंबर का आया है तुम्हारे सीबीएसई या एचबीएसई बोर्ड के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आप कर सकते हो तो इसका मतलब है कि आपको ये क्लास समझ आई है। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ हैज द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स स्ट्रेंथन्ड फेडरलिज्म इन इंडिया। अब देखो, मैंने बताया लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड लैंग्वेज पॉलिसी। अगर आपको ये दोनों चीज समझ आई तो आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो। अब देखो, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड इन रूरल एरियाज। इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन के अंदर ये आपसे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 पूछ रहा है, मतलब ये आपसे पूछ रहा है इसके बारे में, आपको ये सब बताना है। समझे बात को? अच्छा जी, डिफरेंशिएट बिटवीन कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो ये भी मैं तुम लोगों को बता चुका हूं जी। ये देखो, होल्डिंग टुगेदर एंड कमिंग टुगेदर। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी हम कर चुके हैं। तो ये 5 क्वेश्चन आपको नोट करने हैं और ये 15-20 शब्द आपको नोट करने हैं जी। बात समझ में आ गई आपको? अब लास्ट में इस चैप्टर का कंक्लूजन देख लेते हैं, जो कि कंक्लूजन का मतलब है कि आपके पेपर में
इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे आ जाए 73rd अमेंडमेंट के बारे में लिखो, तो पहले तो जो आपको नॉलेज है 73rd के बारे में वो लिखो, उसके बाद में आपको लिखना है ये पूरा का पूरा कंक्लूजन। मीन्स ये आपको याद कर लेना है और यही आपको हर एक आंसर के अंदर लिखना है, लेकिन पहले जो पूछा है वो लिखना है। बात समझ में आ गई? अब देखो, फेडरलिज्म इन इंडिया प्रमोट, फेडरलिज्म क्या प्रमोट करता है? यूनिटी प्रमोट करता है। कहां पे? इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे देश के अंदर अलग अलग रिलीजन, अलग लैंग्वेज, अलग एजुकेशन, अलग जियोग्राफी, अलग ड्रेसिंग सेंस, अलग खाना पीना, अलग फूड हैबिट्स, अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। और जब हमने इन सभी को पावर दे रखी है तो इनको तो कोई दिक्कत होगी नहीं, तो ये क्या करेंगे? यूनाइट होकर रहेंगे कि कल को पाकिस्तान या फिर चाइना हमारे पे हमला ना करते। तो ये क्या करते? यूनिटी बढ़ती है इससे, डाइवर्सिटी के थ्रू। मतलब हम अलग अलग होने के बावजूद भी यूनाइट हैं। उसके बाद में एफिशिएंट गवर्नेंस रहता है। मीन्स गवर्नेंस मीन्स आपका मैनेजमेंट, मीन्स आपका एडमिनिस्ट्रेशन लास्ट लेवल तक रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने काम करती है, लोकल गवर्नमेंट अपने काम करती है जी। तो इससे क्या हुआ? गवर्नेंस जो है एफिशिएंट हुई, यूनिटी इन डाइवर्सिटी बढ़ा, एंड लोकल एम्पावरमेंट बढ़ा। समझे बात को? क्या बढ़ा? लोकल एम्पावरमेंट, क्योंकि गांव के लोग भी अभी शामिल होना शुरू हो गए ना। अच्छा, द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट्स एज द बैकबोन ऑफ द स्ट्रक्चर। द कॉन्स्टिट्यूशन acts as the backbone of the structure, ensuring autonomy, cooperation and accountability at every level of government। बात समझ में आ गई? क्या समझे? कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये पूरा जो भी स्ट्रक्चर हमने अभी डिस्कस किया ना, इसकी बैकबोन है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो फेडरलिज्म नहीं होगा, फेडरलिज्म नहीं होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट कुछ नहीं होगा। ठीक है जी। इस चीज की वजह से सभी को ऑटोनॉमी मिलता है, सभी एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के साथ मिलजुल के रहते हैं। अकाउंटेबिलिटी मीन्स सभी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक लेवल पर। लोकल गवर्नमेंट की अपनी फ्रीडम भी है और उनकी कुछ जिम्मेदारियां मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी है। सेम चीज स्टेट गवर्नमेंट के पास है, सेम चीज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो अभी जितना भी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। कोई भी पोर्शन अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आप मेरे को बताओ, कमेंट करना, उसका आंसर आपको 100% मिलेगा। फिर हम ये हमारा चैप्टर पूरा हुआ। आपको जितनी भी ये 15-20 स्लाइड के अंदर पूरे चैप्टर के जो नोट्स बना रखे हैं, आपको ये नोट्स पढ़ने हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। आप जस्ट भरोसा करो कि आपको ये 5 क्वेश्चन करने हैं और ये 10-12 जितने भी वर्ड्स मैंने बताए, इन वर्ड्स को आपको समझना है और इनको लिख लिख के देखना है। आपका 100% एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा चैप्टर से। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जी। थैंक यू। और किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को उसी टाइम बताना, उसी का आंसर आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।